कैसे हैं आप लोग और क्या हाल चाल। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा मादा जनन तंत्र के बारे में और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नर जनन तंत्र के बारे में। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। चलिए देखते हैं। मेल सपोज दैट मान लेते हैं भैया नर है, मैं है ना, मैं मतलब अपना अपना जनन तंत्र बता रहा हूँ। अपना क्या मतलब सबका नर का। ठीक है, देखो जनन तंत्र किस भाग में स्थित होता है आपको पता है, श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है। श्रोणि क्षेत्र क्या होता है, नीचे वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं पेल्विस रीजन। क्या बोलते हैं, पेल्विस रीजन। ठीक है, तो जनन क्षेत्र कहाँ पर स्थित होता है, तो पेल्विस रीजन श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है, उदर गुहा के नीचे। ठीक है, चलिए देखिए, नर जनन तंत्र में एक जोड़ा वृषण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक जोड़ा वृषण। आप देखते होंगे, ठीक है, मतलब देखो भाई, ये तो आप सब लोग जानते हो। ठीक है, और एक जोड़ा वृषण से क्या होता है, सबसे नीचे जो लटकते रहते हैं, एक जोड़ा मतलब दो। चप्पल जाते हो लेने, बोले एक जोड़ी चप्पल दे दो, है ना, एक जोड़ी कान का दे दो। ठीक है, ऐसे तो बोलते नहीं कि एक जोड़ा लिपस्टिक दे दो, नहीं बोलते ना, क्या बोलते हो, एक जोड़ी कान का दे दो। पहले अभी तुम अकेले हो, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम दोनों जोड़े हो जाओगे। कौन से जोड़े, विवाहित जोड़े, है ना। तो देखो एक जोड़ी टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस मतलब वृषण। वृषण क्या होता है, जो आपके नीचे मतलब नर के नीचे ये ऐसी संरचना होती है, ये लटकी हुई होती है, ये देखिए। ठीक है, ये होती है टेस्टिस। क्या होती है सर, टेस्टिस, जिसको बोलते हैं वृषण। वृषण टेस्टिस। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ नर जनन तंत्र में, ठीक है, या फिर नर में प्राथमिक जनन अंग कौन होते हैं, नर के, ठीक है, प्राथमिक जनन अंग कौन होते हैं। ठीक है, तो देखो हमेशा जब प्राथमिक जनन अंग पूछा जाता है, प्राइमरी आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूछा जाता है, या फिर मेल का हो या फिर वो फीमेल का, तो उसमें सिर्फ हमें वही चीज़ को बताना है जहाँ से युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं, जहाँ से युग्मक बनते हैं। युग्मक क्या होता है, नर युग्मक होता है आपका शुक्राणु और मादा युग्मक होता है आपका अंडाणु। ठीक है, तो जहाँ से युग्मक बनते हैं वहीं से हमें बताना होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक बोले तो शुक्राणु, वो बनते हैं कहाँ पर, वृषण में। ठीक है, और जो मादा युग्मक होते हैं अंडाणु, वो कहाँ बनते हैं, वो बनते हैं अंडाशय में, ओवरी में। पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो प्राथमिक जनन अंग नर के कौन है, तो वो है वृषण। ठीक है, हमने देखा वृषण कितने पाए गए, दो पाए गए, देख लिया। ठीक है, फिर देखो वृषण के आगे होता है एक जोड़ी सहायक नलिका। ठीक है, यानी कि जो अब वृषण तो दो पाए गए, अब नलिकाएं भी पाई जा रही ना, तो जितनी नलिकाएं पाई जा रही वो दो पाई जा रही, एक जोड़ी मतलब दो सहायक नलिका। क्योंकि एक वृषण से नलिका निकलेगी, दूसरी वृषण से नलिका निकलेगी, है ना। बताओ, अगर आपके घर में दो गाड़ियां होंगी, दो बाइक होंगी, तो दोनों की बाइक की चाबी अलग अलग होगी ना, लेकिन चाबी दोनों की होंगी ना। ऐसा तो है नहीं एक की चाबी एक की चाबी है नहीं, बिना चाबी चल देती है, हैं, बस उठाओ लेकर चल दो, ऐसी थोड़ी ना होता है। दोनों की चाबी अलग अलग होती है ना, लेकिन चाबी तो होती है ना। तो इधर एक जोड़ी सहायक नलिका, आप उनको में सिर्फ सहायक नलिका ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे देखो ऐसे डिब्बे बने होते। ठीक है, इन डिब्बे को बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल। क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल। यहीं पे बनते हैं स्पर्म। ठीक है, फिर स्पर्म बनते हैं, फिर ये होता है रेटेटेस्टिस। ठीक है, क्या होता है, रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस में ऐसे जाल टाइप में खूब रहता है, फिर ये बना लेता है एक संरचना जिसको बोलते हैं अधिवृषण। ठीक है, तो अधिवृषण में स्पर्म आता है, यहीं पे ठहरता है। ठीक है, ये देखो, तो ये अधिवृषण हो गए। अधिवृषण कितने पाए गए, दो पाए गए, इसको हम बोलते हैं अधिवृषण। ये आपके अधिवृषण, ठीक है, ये किस में आया, तो ये सहायक नलिका में आती हैं। ठीक है, अधिवृषण। अधिवृषण के पहले वासा इफ्रेंसिया पाई जाती। ठीक है, शुक्र वाहिका वाहिनी पाई जाती है। वाहिनी या वाहिका, हिंदी में यार कंफ्यूजन है, देख लूँ मैं क्या मैं, शुक्र वाहिनी, वाहिनी तो ये है, शुक्र वाहिका होती है क्या, एक सेकंड, हाँ, वासा इफ्रेंसिया बोलते हैं शुक्रवाहिका। ठीक है, यहाँ पे जो पाई जा रही है, यहाँ पे पाई जा रही है शुक्रवाहिका। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं वासा
इफ्रेंजिया नाम से थोड़ा कन्फ्यूजन था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ये जो नली पाई जा रही, दूसरी नली, ये वाली नली, ठीक है, ठीक है, इस नली को बोलते हैं शुक्रवाहिनी। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिनी, या फिर इसको आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है शुक्राणु वाहिनी, ठीक है। यही नली क्या करती है? शुक्राणु को अब ले जा रही है, ठीक है। क्या कर रही है? यही नली अब शुक्राणु को ले जा रही है भाई। बिल्कुल सिंपल है नर जनन तंत्र, ठीक है। जितना कठिन आप सभी लोगों ने मिल करके नर जनन तंत्र को बना दिया है, ये उतना कठिन है नहीं, ठीक है। बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल है ये, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होता है, शुक्राणु बनता है टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर, जैसे रूम होते हैं ना, तो इसी तरह कम से कम इसमें 250 से लगभग 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल, छोटे छोटे कमरे होते हैं, वहीं शुक्राणु बनता है। फिर दरवाजा खुल के निकाल देते हैं, तो दरवाजा होता है, दरवाजे में जाली बिछी रहती है, नलिकाएं, उसको बोलते हैं, यही जो सहायक नलिकाएं में होती है रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, ठीक है। रेटिटेस्टिस को बोलते हैं वृषण जालक, ठीक है, जिस जाली से जाता है, ठीक है। तो शुक्रवाही क्या हुआ, फिर आया अधिवृषण में स्पर्म सो रहा होता है, बिल्कुल मतलब आराम ऐसे, ठीक है, ऐसे आराम ऐसे खुजलाता रहता है ना, आराम से सोता रहता है। फिर जब देखता है कि भाई हलचल हो रही है, हलचल मतलब निकलने की तैयारी है, तुरंत उठता है, अपने कपड़े वपड़े पहनता है, फिर टाई वाई ऐसे सेट करता है, ठीक है, वॉच वगैरह पहन लेता है, ऐसे शीशे में देख लेता है भाई हैंडसम है कि नहीं, फिर सब निकलने के लिए चालू हो जाता है। निकलने के लिए क्या करता है, तो सब स्पम लोग, जितना लोग बैठा रहता है ना, सब यहाँ से दौड़ने का कोशिश करता है, मतलब दौड़ता है सीधे ये नली में फक से दौड़ेगा, मतलब बिल्कुल तेजी से दौड़ेगा, बिल्कुल तेजी से, ठीक है। तो ये नली में दौड़ेगा। ये नली को क्या बोलते हैं? इस नली को बोलते हैं शुक्रवाहिनी, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे वाशा डिफरेंशिया, ठीक है, शुक्रवाहिनी लिख लो हिंदी से, शुक्रवाहिनी, ठीक है। फिर ये शुक्रवाहिनी आगे जाकर देखो, आगे यहाँ पर एक दो नलियाँ आती हैं ऊपर से, ऊपर समझो, ऊपर से दो नलियाँ आती हैं किडनी से। कहाँ से आती हैं सर? तो वो आती हैं किडनी से, क्योंकि यहाँ पर होता है ब्लेडर, ठीक है, यहाँ पर होता है, ये देखो, ये होता है यूरेनरी ब्लेडर, है ना, ब्लेडर, यूरेनरी ब्लेडर, ठीक है, मतलब मूत्र को इकट्ठा करने वाली मूत्र थैली, है ना, जो टॉयलेट को इकट्ठा करती है, जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लेडर। तो यूरिनरी ब्लेडर यहाँ रहता है, फिर ये ब्लेडर से ये नाचते हुए यहाँ पे आती है, ठीक है, फिर आएगी, तो यहाँ पर ये देखो, ये नलिका समझ लो पीछे से आ रही, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो ग्रंथि पाई जा रही हैं, ठीक है, दो चीज़ें ब्लू कलर का पाया जा रहा है, ठीक है। तो इसी दो चीज़ें जो ब्लू कलर के पाई जाती हैं, इसको बोलते हैं शुक्राशय। इसको क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं शुक्राशय, इंग्लिश में बोलते हैं सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है। क्या बोलते हैं? शुक्राशय, सेमाइनल वेसाइकल। तो शुक्राशय कितना पाया गया? 2, ठीक है। फिर शुक्राशय से फिर ये नली आगे बढ़ती है। जब ये नली फिर आगे बढ़ती है, तो यहीं पर इसके आगे ये ग्रंथि पाई जाती दोनों तरफ, ठीक है, जिस ग्रंथि को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या बोलते हैं सर? बताओ, फिर से बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ एक बार, क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि। और यही प्रोस्टेट ग्रंथि आगे चल के यूरेथ्रा, जिसको बोलते हैं मूत्र मार्ग, में जुड़ जाती है। फिर यही मूत्र मार्ग आगे चल के ये ऐसे निकल जाता है, ठीक है। तो इसी रास्ते से अब मूत्र भी आ रहा होता है, और इसी रास्ते से अब सीमेन भी आ रहा होता है, ठीक है। ये देखो, ये आगे वाला पार्ट क्या है बताओ? तो इसी आगे वाले पार्ट को अपन लोग बोलते हैं शिश्न। क्या बोलते हैं? शिश्न। इसको क्या बोलते हैं? इसमें शिश्न बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेनिस, ठीक है। और ये जो पेनिस होता है, पेनिस के आगे का जो उभरा हुआ भाग होता है, ये आगे वाला उभरा हुआ भाग, ठीक है, आगे का भाग उभरा हुआ होता है, इस भाग को बोलते हैं ग्लांस पेनिस, ठीक है। क्या बोलते हैं इस चीज को? तो इस चीज को बोलते हैं ग्लांस पेनिस, ठीक है। और ग्लांस पेनिस के ऊपर देखते होगे एक स्किन, है ना, स्किन होती है, ठीक है, एक कवर चढ़ा होता है उसके ऊपर, तो उस कवर को बोलते हैं फोर स्किन, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं? फोर स्किन। तो स्पम लोग सब यहाँ से मिल करके इकट्ठा होकर के सब नली में दौड़ते दौड़ते कहाँ पर जाते हैं? स्पम लोग सबसे पहले आते हैं, यहाँ बनते हैं,
वृषण में, वृषण से आते हैं अधिवृषण में, अधिवृषण से सीधे आते हैं शुक्रवाहिनी में जाते हैं, शुक्रवाहिनी से सीधे वो नलिका कहाँ मिलती है, वो आपकी मिलती है शुक्राशय में, शुक्राशय से प्रोस्टेट ग्लैंड में, प्रोस्टेट ग्लैंड से सीधे वो यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। इस रास्ते को क्या बोलते हैं सर, इस रास्ते को समझ लो ना, ये तो इस रास्ते को बोलते हैं मूत्र मार्ग, ठीक है। यूरेथ्रा ऊपर वाले को बोलते हैं यूरेटर्स, ठीक है, मूत्र मार्ग बोलते हैं। तो यही मूत्र मार्ग जा करके आगे खुलता है, ठीक है। देखो इसी से मूत्र भी जा रहा होता है और इसी से सीमेन भी निकल रहा होता है, वीर्य निकल रहा होता है, ठीक है। अब देखो तुम्हें पता होगा कि जब मैथुन की क्रिया होती है, ठीक है, तो ग्लांस पेनिस से कुछ तरल पदार्थ निकलता है, ठीक है, गड्ढा गड्ढा होता है, हल्का येलो होता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होता है, क्या वो उसको क्या बोलते हैं, उसको सीमेन उसको वीर्य बोलते हैं, ठीक है, उसको शुक्राणु बोलते हैं या उसको कुछ और बोलते हैं। तो जो पदार्थ यहाँ से शिश्न से निकलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हिंदी में वीर्य, ठीक है, उसको बोलते हैं सीमेन, ठीक है। इस वीर्य में रहता क्या क्या है, जो वीर्य निकलता है इस वीर्य में क्या क्या रहता है। तो देखो सबसे पहली चीज जो जरूरी होता है, तो इस वीर्य में रहते हैं शुक्राणु। कब रहेंगे, जब उस व्यक्ति की नसबंदी ना की गई हो। क्या ना की गई हो, नसबंदी। अगर तो बताओ भाई, अगर इसकी नसबंदी कर देंगे, नसबंदी में क्या करते हैं पता है, यही नलिका को देखो, नसबंदी समझ लो, ये वाली जो नलिका है जुड़ी हुई है, इसको कट करके ऐसे बांध दिए, इधर इसको भी कट करके बांध दिए, बस हो गया, हो गई नसबंदी, ठीक है। तो ये जो पुरुष नसबंदी होती है, पुरुष नसबंदी, इसमें क्या किया जाता है पता है, इसमें शुक्रवाहिनी को, ठीक है, वास डिफरेंस को कट करके बैंड कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है, शुक्राणु तो बनता है, अधिवृषण में आराम भी करता है, वहां से जब निकलता है तो आगे जा ही नहीं पाता, रुक जाता है। तो वीर्य तो निकल रहा है, सीमेन तो निकल रहा है, लेकिन उस सीमेन में शुक्राणु नहीं है, ठीक है। कब, जब नसबंदी होती है। और पुरुषों में नसबंदी को बोलते हैं वैसेक्टॉमी। क्या बोलते हैं, तो पुरुषों में नसबंदी को बोलते हैं वैसेक्टॉमी, ठीक है। और अगर महिला में, महिला में देखो, देखो कल मैं आपको पढ़ाया था आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया फैलोपियन ट्यूब के बारे में, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब पढ़ाया। फैलोपियन ट्यूब को जब कट करके बांध दिया जाता है तो क्या होगा, अंडाणु आगे बढ़ेगा नहीं, आगे जाएगा नहीं, जब वो आगे जाएगा नहीं तो कुछ काम होगा नहीं भाई, बच्चा अच्छा पैदा होगा नहीं। तो महिला में नसबंदी में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांध दिया जाता है, उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टॉमी, जो महिलाओं में नसबंदी होती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज याद रखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में बहुत आपके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये सब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हैं, ठीक है, सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और आप किसी भी बोर्ड से हैं, कहाँ से भी हैं यार, पढ़ रहे हैं मतलब बिल्कुल मस्त से पढ़ो, ठीक है, चिल करके पढ़ो। आपको बता दूं, मेरे और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल पर जाइएगा, ठीक है। वहाँ पर जब जैसे कोई भी आपको सर्च करना, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सर्च करना है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए, उसके लास्ट में लिख दीजिए बायो अमन। जब आप बायो अमन लिख देंगे तो मेरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैं सब कुछ पढ़ाया हूँ यार, सब कुछ 1 to all, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, यहीं से निकलता है वीर्य, तो इसमें रहता है शुक्राणु, रहता है सीमेन में क्या रहता है, पहली चीज तो रहता है शुक्राणु, मिलियंस में रहते हैं शुक्राणु, ठीक है। और उसके बाद इसमें शुक्रवाहिनी, वो सारी जो शुक्राशय होती है, शुक्राशयी द्रव्य शुक्राशय द्रव्य होता है, और कुछ मात्रा में प्रोस्टेट द्रव होता है, ठीक है। यानी कि शुक्राशय कुछ सामान बनाता रहता है तो वो भी दे देता है। जैसे आप लोग बच्चे हैं, बच्चे मतलब छोटे बच्चे, छोटे नहीं मतलब हैं बच्चे, तो आप अपने घर में खाना खा लेते हैं, बगल वाले घर में गए वहाँ भी खा लिए, उसके बगल में गए वहाँ भी खा लिए, तो खाना 3-4 घर में खा लिए, लेकिन खाना सबसे पहले आप तो कहाँ खाए, घर में। इस तरह वीर्य में सबसे जरूरी क्या है, घर में, मतलब सीमेन, सीमेन में सबसे जरूरी क्या है, शुक्राणु। शुक्राणु आ गया, आपने खाना खाया, बगल वाले घर में खा लिया, शुक्राशय के पास पहुंचे, वो भी दे दिया, ले भाई ले, ले कुछ दे दिया, ले ले, शुक्राणु खाना वाना दे देते हैं, ठीक है। फिर शुक्राणु आगे पहुंचा, प्रोस्टेट ग्रंथि भी दे दी, ले, ठीक है। तो क्या होता है, देखो एक इसमें आता है मस्टरबेशन, ठीक है। मस्टरबेशन क्या होता है कि बिना सेक्स के
सेक्स की फीलिंग्स को लेना ही होता है मास्टरबेशन, उसको बोलते हैं हस्त मैथुन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आता है कि वो मास्टरबेशन सही है या गलत है, ठीक है। देखो बता दो, ज्यादा मास्टरबेशन की क्रिया करने से, ठीक है, ज्यादा फीलिंग्स लेने से क्या होता है, बाद में ये प्रोस्टेट ग्रंथि ना, इसकी जो सेल्स होती है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं ना, वो अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं, और पुरुषों में सामान्य चीज देखी जाती है प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। यही प्रोस्टेट ग्रंथि आगे चल के क्या बना देता है, प्रोस्टेट कैंसर। और ये समझ लो इसका कितना मतलब कितनी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स होती होंगी, सोचो। यहाँ वहाँ है तो काट पीट के निकाल दिए, लेकिन जिस जगह पर है ना ये प्रोस्टेट ग्रंथि जब फूल जाती है, ठीक है, ज़्यादा मस्टरबेशन की क्रिया करने से भी इसमें प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण मतलब देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये समझ लेना कि प्रोस्टेट ग्रंथि फूलती है, जब फूल जाती है तो क्या होता है कि जब आप यूरिन आपके पास हो रही होती है तो रुक जाती है, और जब रुक जाएगी तो आपका पेट ऐसे फूलने लगेगा। भाई आधा घंटा, ठीक है, यूरिन को रोक के रखो, आधा घंटा टॉयलेट मत जाओ, रोक के रखो, बैठ के देखो, पेट फूलने पचकने लगेगा, तुम्हारी शरीर बिल्कुल हाँ मतलब वो हो जाए, परेशान हो जाएगी, ठीक है। सोचो अगर प्रोस्टेट कैंसर हुआ, प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी, जब बढ़ी तो नलिका को दबा दी, ठीक है, और नलिका को दबाइए, जब नलिका को दबा दी तो यूरिन, तुम गए यूरिन करने, ऐसे खड़े थे, यूरिन आ ही नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि प्रोस्टेट ग्रंथि फूल के बढ़ी हुई है। और क्यों फूली है, उसका नतीजा, उसका खाम मतलब है ना, वो तुम्हें पता है क्यों फूली है, ठीक है। उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आकर के तुमको बताऊं कि भाई तुम्हारी प्रोस्टेट ग्लैंड क्यों फूल गई है ना। तो ये चीज़ देखी गई है, ठीक है, इसमें कंफर्म नहीं बताया जा सकता। और आपको एक बात बता दूं यहाँ पे, ठीक है, देखो क्या होता है कि सभी लोग उस स्टेज से गुजरते हैं, ठीक है, उसी फेज से गुजरते हैं, मैंने भी उस फेज से गुजरा है, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि सही नॉलेज आप तक पहुँचे, ठीक है, सही चीज़ पहुँचे, सॉलिड चीज़ पहुँचे, ठीक है। काफ़ी लोग पूछते हैं अक्सर, ठीक है, ये क्वेश्चन कब पूछे जाते हैं, जब आप अकेले में होते हैं, ठीक है। और आज ये क्वेश्चन मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि भैया मास्टरबेशन कितना गंदा होता है ना, मास्टरबेशन करने से क्या क्या दुरुपयोग होते, क्या इसके हानिकारक प्रभाव। यूट्यूब पर जाओगे ना तो हज़ारों से ज़्यादा वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जिनको बायोलॉजी का बी भी नहीं पता है, डीएनए का फुल फॉर्म भी नहीं पता है, ठीक है, मानव की शरीर किसमें बनी है वो भी नहीं पता है, वो भी आकर के मास्टरबेशन के बारे में ज्ञान दे रहे होते हैं, ठीक है। मैंने डॉक्टर्स की रिपोर्ट को देखा और मैं कई डॉक्टर्स से मिला, और ऐसे ही जब रैंडम ऐसी मीटिंग होती रहती है, लोगों से मिलते रहते हैं, तो कई डॉक्टर्स मिलते हैं, कई इंजीनियर्स मिलते हैं, बड़े बड़े लोग मिलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे पूछने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है, तो कुछ लोग होते हैं बताने लगते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में मैंने एक डॉक्टर से पूछा था, ठीक है, और उन्होंने, डॉक्टर ने ये बताया कि देखो मास्टरबेशन करने से होता क्या है, आप करते हैं मास्टरबेशन की क्रिया करेंगे, लेकिन उसके बाद आप गलत फीलिंग ले आते हैं। गलत फीलिंग मतलब अपने अपने अंदर से ही आपका दिमाग कैसे बोलेगा, यार तू बहुत गंदा है, तू कितना गंदा है, तेरी सोच कितनी गंदी है, तू क्या ये गंदे गंदे काम कर रहा है, ठीक है। आपका दिमाग पुरानी चीज को इससे जोड़ देता है, इसमें ऐड कर देता है, यार तूने मास्टरबेशन कर लिया, क्या मतलब क्या, ठीक है। तो हमें उस चीज को नहीं करना होता है, ठीक है, हमको कुछ चीज को ऐड करना ही नहीं। देखो वो एक नेचुरल मेथड होता है, ठीक है, वो नेचुरल होता है, वो प्राकृतिक है, ऐसा नहीं वो तुम्हारे अंदर ही हो रहा है तो तुम्हें शर्म करना चाहिए, ठीक है। बताओ अगर कोई चीज़ तुम्हारे अंदर हो रही है, वो गलत चीज़ें हैं, तो भाई तुम्हें शर्म करना चाहिए, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। लेकिन देख रहे हो आस पास पूरी पृथ्वी में जो जनजाति टिकी हुई है वो इसी की वजह से टिकी हुई है, ठीक है। तो इसमें कोई मतलब किसी पुरानी बात को नहीं ऐड करनी है, ठीक है। और ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन करने से क्या होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि खराब होती है। तो उन्होंने बताया कि 365 दिन में 300 से 300 प्लस, मतलब 310 व सही से कुछ बताया, मतलब 300 से प्लस बताए थे। अगर आप मास्टरबेशन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल बॉडी रहेगी, आप कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो एवरेज निकाला जाता है तो हफ्ते में 2-3 बार, ठीक है। तो इसको लेकर के बहुत बड़ा टैबू है आज इंडिया में, बहुत बड़ा टैबू है, लोग बात नहीं करते हैं, लोग सुनते नहीं हैं इसके बारे में, ठीक है। और यार ये बच्चे मतलब आप लोग हैं, ठीक है, आप लोग बायोलॉजी इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि यहाँ से सीख लो, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, नहीं पढ़ते हैं।
और आप लोगों की भी कोई गलती नहीं है, आप लोग कोई सही डायरेक्शन देता नहीं है, सही से बताता नहीं है, सही से टीचर नहीं मिलते हैं, और वो टीचर फ्रेंडली हो नहीं पाते। टीचर की एक अकड़ हो जाती है ना कि मैं, अपन तो टीचर है, कॉलर ऐसे रख के अपन तो टीचर है। अब एक खाक टीचर है तू, ठीक है। टीचर वो होते हैं जो बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर लें, ठीक है, बच्चे उनसे फ्रेंडशिप कर लें, वो टीचर होते हैं। और अच्छे माँ बाप वही होते हैं जो अच्छे माँ बाप होने से ज़्यादा वो फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, ठीक है, ताकि वो सारी चीज़ें आपकी समझ पा रहे हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं कि बस मैं तो मैं हूँ, मैं के चक्कर में सब चीज़ें हो जाती हैं। है ना, तो ये चीज़ें होती हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ा टैबू नहीं, अभी 10th में हो, जानना चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये था आपका नर जनन तंत्र। और नर जनन तंत्र के बारे में आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, देखो पढ़ देता हूँ कि मनुष्य में नर जननांग में वृषण टेस्टिस होते हैं जो जोड़े में होते हैं। हाँ, एक चीज़ और ये जो टेस्टिस होता है, ये एक थैली नुमा संरचना में पैक होता है, देखियो ना, पैक होता है अंदर। जैसे पैसा होता है, पैसा आपके पर्स के अंदर होता है, किसके अंदर, पर्स के अंदर, तो पर्स बाहर होता है, ठीक है। तो टेस्टिस एक थैली नुमा संरचना के अंदर पैक होता है जिसको बोलते हैं स्क्रूटम, ठीक है। वृषण कोश, क्या बोलते हैं, वृषण कोश, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रूटम, ठीक है। तो स्क्रूटम के अंदर स्थित होता है। दोनों वृषण से एक सक्रिय नलिका होती है जो एक बड़ी नलिका मूत्रवाहिनी यानी कि यूरेथ्रा में जाकर के खुलती है, ठीक है। इसे शिश्न कहते हैं। ये एक मांसल भाग होता है, ये यहाँ पे ये मांसल भाग होता है और इसमें विशेष प्रकार के ऊतक और सेल्स पाई जाती हैं। देखते हो ये बिल्कुल ढीला रहता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड सप्लाई होती है। आपके शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में ब्लड सप्लाई इसी स्थान पर होती है, ठीक है, इसी स्थान पर होती है, सबसे ज़्यादा ब्लड की सप्लाई लेता है ये विशेष प्रकार के ऊतक से बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं, तो जिसे बोलते हैं पेनिस, जिसे शिश्न बोलते हैं, ठीक है। शिश्न में बहुत अधिक रक्त की पूर्ति होती है। इसकी मांसपेशियां विशेष प्रकार की होती हैं, ठीक है, देख ले भाई। शिश्न मूत्र और शुक्राणुओं दोनों को बाहर निकालने का कार्य करता है, ठीक है। जो शिश्न है, ठीक है, इसको ये शिश्न पेनिस, ठीक है, ये पेनिस क्या कर रहा है, तो ये पेनिस से मूत्र भी निकल रहा है, ठीक है, और शुक्राणु भी बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई टीचर हैं, जैसे मैं हूँ, मैं आपको बायोलॉजी भी पढ़ा दे रहा हूँ, बायोलॉजी नहीं, मैं आपको ये जूलॉजी भी पढ़ा रहा हूँ, अभी फ्लावर्स के बारे में पढ़ना है, बॉटनी भी पढ़ा दूंगा मैं ही। सर मैं ही आपको जूलॉजी भी पढ़ा दिया, मैं ही आपको बॉटनी भी पढ़ा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। ये पेनिस क्या काम करता है, पेनिस मूत्र भी बाहर निकालता है और शुक्राणु भी बाहर निकाल देता है, ठीक है। वृषण में एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है जिसे शुक्राशय सेमाइनल वेसाइकल कहते हैं, सेमाइनल वेसाइकल कहते हैं। ये शुक्राणुओं के पोषण के लिए एक लसलसा तरल द्रव्य स्रावित करती है, ठीक है। जब शुक्राणु यहाँ से बन के निकलते हैं तो इनके खाना वाना, रास्ते में जाते हैं ना, तो भाई खाना वाना लेके जाते हैं। आप रास्ते में जाओगे तो क्या लेके जाओगे, नमक ले जाओ, सॉरी, नमक, रोटी, है ना, पूड़ी सब्जी, लाई नमकीन, देश का नाटक लेकर के जाते हो ना। इसलिए शुक्राणु भी खाना लेकर के यहाँ से निकलता है एपिडाइमस से, चलता 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 थक जाता है, ये रास्ता जुड़ा हुआ है, ठीक है। थक जाएगा, फिर यहाँ पे सेमाइनल वेसाइकल मिले, सेमाइनल वेसाइकल उसको खाना दे देगी, ले भैया ले कुछ खाना ले ले, ठीक है। तो सेमाइनल द्रव्य लसलसा द्रव्य स्रावित करती है जो शुक्राणुओं के पोषण के लिए मददगार होता है, ठीक है। शुक्राणु शिश्न द्वारा मादा के जननांग में छोड़े जाते हैं। मादा जनन तंत्र में पढ़ा बताया था, ये जो शिश्न होता है मादा के जननांग में छोड़े जाते हैं। शुक्राणु शिश्न द्वारा मादा के जननांग में छोड़े जाते हैं। नर जनन तंत्रों में 13 से 14 वर्ष की उम्र में क्रियाशील हो जाते हैं। हाँ, प्यूबर्टी, ये आखिरकार ये बनने कब लगते हैं, ठीक है, यौनवावस्था कब आती है। यौनवावस्था का मतलब क्या होता है, यौनवावस्था का मतलब होता है आपके शरीर में युग्मक का निर्माण होने लगा। आप नर हैं तो नर युग्मक बनने लगा, आप मादा हैं तो मादा युग्मक बनने लगा, ठीक है। यदि आप नर हैं तो शुक्राणु बनने लगा और मादा है तो आपके में अंडाणु बनने लगा, ठीक है। तो थी यौनवा अवस्था कब से शुरू हो जाती है, तो आपके एनसीईआरटी बुक में लिख रखा है 13 से 14 वर्ष, ठीक है। तो जब आप इसमें 13 से नहीं होता, 11 या 12 होता है, मतलब ये माना जाता है, ठीक है। 12 से 14 साल के बीच में आपका जो शुक्राणु होता है वो बिल्कुल से काम करना शुरू कर देता है, ठीक। काम करना मतलब शुक्राणु का बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये थे आपके
नर जनन तंत्र के भाग। यार आप में आपकी उसमें परिवार नियोजन है, ठीक है, और परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण, टेम्परेरी मेथड्स एंड परमानेंट मेथड्स, भाई साहब। हाँ यार अच्छा है, वो है। नेक्स्ट क्लास में वही पढ़ेंगे, बच्चे कम कैसे पैदा हों। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं क्या कुछ है क्या। क्वेश्चन देखो ऐसे पूछा जाएगा, नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। नर जनन अंगों से कौन सी संबंधित ग्रंथि है? जवाब है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या ग्रंथि है? नहीं। अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि थोड़ी ना होती है। ड्रीनल ग्लैंड कहाँ होती है? वो तो होती किडनी के ऊपर, ठीक है। इसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि या अग्न्याशय। अग्न्याशय कहाँ पर होती है? वो तो लीवर के पास होती है, पेट के नीचे होती है, स्टमक के नीचे, ठीक है। तो इसमें क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि बताया। तो प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है? नर जनन अंग से संबंधित एक ग्रंथि होती है, ठीक है। और बताऊं, आज मेरा सर चढ़ा हुआ है, पता नहीं क्यों, बहुत फीवर टाइप में फीवर। मुझे लगता है मुझे फीवर है, लेकिन फिर भी आज की 2-3 क्लासेस हो गई हैं, है ना। तो सर ये थे आपका नरजनन तंत्र, और मुझे उम्मीद है ये चीज़ें समझ आई होंगी। और कुछ लोग तो वीडियो कट करके अभी चले गए होंगे। यार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट यही है यार कि अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करो भाई, ठीक है। बात देखो पता है क्या है, बात ऐसी है कि मैं कई बड़े बड़े जो क्रिएटर हैं उनसे मैंने मिलने का प्रयास किया, और उनके चैनल पे एक वीडियो डालने, मतलब बताने का प्रयास किया कि भैया मैं ऐसे ऐसे पढ़ाता हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि समय लग जाएगा मुझे, तो आप लोग थोड़ा सा प्रमोट करेंगे तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। मैं आप लोगों का फ़ायदा भी करवाऊँगा, आपके चैनल में भी पढ़ा दूँगा, सब कुछ कर दूँगा, लेकिन वो लोग तैयार नहीं हुए, ठीक है। और वो कोई बहुत अच्छे क्रिएटर नहीं थे। अच्छे का मतलब कि जैसे वाइट बोर्ड पे आकर के अच्छे से अच्छे समझा रहे हो, नहीं। बात ये है कि वो 4-5 साल से लगातार यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो 5-6 लाख 7 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, देखने वाले 2-4 हज़ार लोग आके देख लेते हैं लोग उन्हें, ठीक है। और अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं, तो वो लोग मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मुझे, ठीक है। क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ये आगे निकल जाएगा, तुरंत आगे निकल जाएगा, है ना। इस वजह से वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मुझे। तो जब नहीं कर रहे हैं तो फिर मुझे लगा ठीक है, देखो पता है क्या है, अगर थोड़ा सा ट्रैफिक मिल जाएगा, अगर लोग मुझे ज़्यादा जल्दी से जानने लग जाएंगे तो सारी चीज़ें बदलने लग जाएंगी, है ना। जैसे अभी वाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड लगवा डालूंगा, तुरंत पैसे आने लगेंगे। यार पैसे ही नहीं है। आपको लगता होगा बायोमन भैया बहुत पैसे कमाते होंगे, यार पैसे तो कमा रहे थे, कमाते भी हैं, लेकिन इतना खर्चा है ना कि खाने के लिए भी तबाह हो जाते हैं कभी कभी। ये मजाक नहीं कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, ठीक है, सच कह रहा हूँ मैं। जिस ऑफिस में 3-3 ब्रांचेस हम लोगों की चल रही हैं, ठीक है, उसमें कोई मतलब कोई ट्रेन टीचर है ही नहीं, सब फ्रेशर टीचर भरे हुए हैं, सब फ्रेशर भरे हुए हैं, जिसको देखो टीचर बनने चला आया है हमारे पास, है ना। सब फ्री में रहता है कि भाई आओ सीखो अपना करो, ठीक है। सोचो पैसे की वजह से हमने एक, हाँ एक ब्रांचेस तो हमारा बंद हो गई है बिल्कुल से, वो चल ही नहीं रही है, वहाँ पे कोई जा ही नहीं रहा। जा ही क्या, पैसे नहीं, काम ही नहीं जो वहाँ पे है, निकाल दिया रूम मालिक ने, सामान वामान पड़ा हुआ है उधर, ठीक है। ये ऑफिस यहाँ पे चल रही है बस अभी, और कुछ भी हो जाए मैं इस ऑफिस को बरकरार रखूँगा, है ना। कहीं से भी पैसा आए मेरे को, मैं सामान बेच लूँगा, कहीं और नौकरी कर लूँगा, लेकिन इस ऑफिस को बना करके रखूँगा। यहाँ से वीडियोस जाएंगे जाएंगे, पढ़ाऊँगा यहीं से, ठीक है। ये जिद है मेरी, और यही कहता हूँ आप लोगों से, यार शेयर करो अपने दोस्तों के पास, ठीक है। शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, कि आज सपोर्ट की ज़रूरत है यार, ठीक है। अभी ज़रूरत है, अभी 5-6 महीने बाद में तो मुझे पता है मैं तो अच्छा कर ही लूँगा। मैं इंडिया के हर एक बच्चे तक पहुँचूँगा जो बायोलॉजी पढ़ेगा, ठीक है, मैं पढ़ाऊँगा उसे, मैं पढ़ाऊँगा, ये मेरा वादा है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो चलिए फाइनली आज की क्लास आपकी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।